हेलो एस्पिरेंट एंड ग्लैड टू सी यू ऑन भारती फौज यूट्यूब चैनल। जैसा कि हिस्ट्री में हम प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम मध्यकालीन और आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत को हम तीन अलग अलग भागों में कवर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट के साथ। मध्यकालीन इतिहास के पहले लेक्चर में अरब तुर्क आक्रमण तथा दिल्ली सल्तनत, दूसरे लेक्चर में मुगल काल और तीसरे लेक्चर में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सो इन तीनों लेक्चर को मैंने इसलिए अलग अलग किया है ताकि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मध्यकालीन को मध्यकालीन भारत ही क्यों कहा गया, प्राचीन ही क्यों नहीं रहने दिया गया। हमारे इतिहासकारों ने काल को शासन के अनुसार बांटा है। जैसे मध्य एशिया से आए लोगों से प्राचीन काल की शुरुआत होती है, वैसे ही अरब से मोहम्मद बिन कासिम के आने के मोहम्मद बिन कासिम की विजय के बाद मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, और ऐसे ही यूरोपीय कंपनियों की विजय के साथ आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। भारत पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ, जो कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। इसके आने के प्रोत्साहन का कारण भारत का धन था। इसने आक्रमण कर सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सफल आक्रमण 712 ईस्वी करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को इस सिंध विजय का विस्तृत वर्णन चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। आप ये बुक देख पा रहे होंगे, ये चचनामा नामक बुक है। इसी ग्रंथ में इसकी इस विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है तुर्क आक्रमण। तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने किया। किसने किया? सुबुक्तगीन ने किया। महमूद गजनवी इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था। कौन था? इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था। और अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गजनी के सिंहासन पर बैठा। सो गजनी के सिंहासन पर कौन बैठ गया है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 से 1027 ईस्वी के बीच 17 आक्रमण किए। 1025 में महमूद ने सोमनाथ, गुजरात में जो है सोमनाथ मंदिर हमारा, पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक भीमवन था। उसके बाद उसके आक्रमणों का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनवी के दरबार में इतिहास के दो प्रसिद्ध विद्वान थे। पहले राजकवि फिरदौसी, जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी। दूसरे अलबरूनी, जिसने तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी। तो इसके बाद अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद संसवनी वंश के गौरी कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया, और मोहम्मद गौरी इसी कबीले का शासक था। गौरी के 1178 ईस्वी के गुजरात आक्रमण में उसे मूलराज द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा। उस समय दिल्ली व अजमेर के शासक पृथ्वीराज सिंह चौहान थे। इनमें दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए। किनमें किनमें? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में। तो चलिए इन दोनों युद्धों को हम समझ लेते हैं। पहला युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1191 ईस्वी बठिंडा के निकट तराइन में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी के इतने बुरे हाल हुए कि वह मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने अधमरा पड़ा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान बेचारे संस्कारी राजपूत आदमी बोले, हम निहत्थे को नहीं मारेंगे। अरे कहाँ लिखा है सर? भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को निहत्थे मरवा दिया, द्रोणाचार्य को निहत्थे मरवा दिया, कर्ण को निहत्थे मरवा दिया, पर इन्होंने नहीं मारा। और बाद में इनको उनकी खुद की मृत्यु मोहम्मद गौरी के हाथ हुई। इसलिए इतिहास हमें सिखाता है कि काम करने के लिए हमें व्यवहारिकता चाहिए होती है। अगर काम में भी हम आदर्श को ले आएंगे तो आपका काम कभी नहीं पूरा होगा। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ, और इस बार मोहम्मद गौरी की विजय हुई। यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा और पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली और अजमेर के शासक थे, को कैद कर लिया और बाद में मृत्युदंड दे दिया। एक बार फिर जीत के बाद हार का कारण क्या था? ये प्रश्न तो आपके भी दिमाग में जरूर आता होगा। तो चलिए आज इसका कारण भी आप जान लो। जब गौरी ने आक्रमण किया तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज और कन्नौज के शासक जयचंद साथ में युद्ध लड़े, पर 1191 की जीत के बाद इसी समय पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बेटी संयोगिता और संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान से प्रेम हो गया, जो जयचंद को पसंद नहीं था, और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से शादी कर ली। इसीलिए 1192 ईस्वी में जयचंद गौरी दोनों ही साथ लड़े और पृथ्वीराज की हत्या कर दी। अब इस तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली और अजमेर पर शासन किसका था? मोहम्मद गौरी का। फिर
एक साल के बाद यानी कि 1194 में एक और युद्ध होता है जिसे हम चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस चंदावर के इस युद्ध में 1194 में मोहम्मद गौरी और इसी जयचंद के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद का वध कर दिया। मोहम्मद गौरी ने जयचंद का वध कर दिया और इसी दिल्ली और बाद में इसने दिल्ली और अजमेर पर शासन तो जमा ही रखा था। फिर यहीं से गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। तो होता यूं था कि मोहम्मद गौरी सिर्फ भारत को लूटने ही आया था, वो भारत को लूट करके गजनी वापस चला गया और यहाँ पर जहाँ पर जिन जिन राज्यों को उसने कब्जा कर रखा था, अपने कमांडर यानी अपने गुलामों को उनका राज्य सौंप दिया था उसकी देखरेख के लिए और दिल्ली पर कब्जा कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। 1206 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। वह दिल्ली का शासक था उस समय। सो चलिए अब दिल्ली सल्तनत को शुरू करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और ये 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। 320 वर्षों में दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों के 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया। तो इन वंशों को पहले हम एक बार समझ लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक ओवरव्यू सेट रहे। पहले कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश या इलबारी वंश भी इसे कहते हैं। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश था। उसके बाद खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का राज था। खिलजी वंश के बाद हमारा है तुगलक वंश। तुगलक वंश में 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद अगला वंश सैयद वंश है। सैयद वंश ने दिल्ली पर 1414 से 1451 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद हमारा आखिरी वंश है लोधी वंश, जिसने 1451 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन किया और इसी लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल काल की शुरुआत की। इस टॉपिक में सिर्फ हम दिल्ली सल्तनत को समझ रहे हैं। अगले टॉपिक में हम लोग मुगल काल को समझेंगे जहां से बाबर की एंट्री होती है। बाबर हमारे देश में आता है और इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल काल की शुरुआत करता है। कभी कभी क्या होता है हमारे एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, अग्निवीर, वायु, नेवी, इन सब एग्जाम में क्या होता है कि इनके कालक्रम पूछे जाते हैं कि इसके बाद कौन है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था। उस केस में कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप इस ट्रिक को देख लीजिए। ट्रिक है जीकेटीएसएल। जीकेटीएसएल से आप याद रखो, इसको इसी क्रम में याद रखो। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोधी वंश। आप इसे 2 से 3 बार रिवीजन करो। जीकेटीएसएल, 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 जीकेटीएसएल। आप इसे 4 से 5 बार बोलो, ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब गुलाम वंश के बारे में हम समझते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश के गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी दानवीरता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। पहले राजधानी लाहौर थी, फिर दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। कुतुब मीनार की नींव इसी ने रखी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखी गई थी। और इसी कुतुब मीनार ये पूरा कार्य नहीं करा पाया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका कार्य जो पूरा कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था। और ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की नींव के साथ साथ 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। चलिए इसके बाद अगला शासक इल्तुतमिश बनता है। अब हम इल्तुतमिश को समझ लेते हैं। इल्तुतमिश उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया। उसने तुर्कन-ए-चलगाही संगठन की स्थापना की। इल्तुतमिश एकता व्यवस्था लागू की। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। और इल्तुतमिश के बाद अगली शासक रजिया सुल्तान बनती हैं। ये रजिया सुल्तान प्रथम और एकमात्र मुस्लिम शासिका बनी और इन्होंने केरा प्रणाली को अपनाया। केराला प्रणाली का मतलब है पर्दा न करना और इसका व्यापक रूप में काफी विरोध भी हुआ था। रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक बलबन बनता है। बलबन गुलाम वंश का एक महाप्रतापी शासक था। इसने हिंदुओं को उच्च पद दिया था और विरोधी के लिए लौह एवं रक्त नीति बनाई थी। इसी के दरबार में अमीर खुसरो फारसी कवि रहते थे। अमीर खुसरो जिन्हें हम तोतिया हिंद के नाम से भी जानते हैं। इस वंश का आखिरी शासक शमसुद्दीन कैमर्स था। यहाँ हमारा गुलाम वंश खत्म होता है। गुलाम वंश के बाद हमारा जो अगला वंश है वो है खिलजी वंश। तो चलिए अब हम खिलजी वंश को समझ लेते हैं। खिलजी वंश का शासन 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। खिलजी वंश के संस्थापक का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है।
उसके बाद अगला शासक जो बनता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दामाद को सेनापति बनाया हुआ था, जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर खिलजी वंश का जो कि शासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद था। इसने ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर खिलजी वंश का अगला शासक ये बना। चलिए अब हम आगे चीजों को देखते हैं। इसे हजार दिनारी भी कहते हैं। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाई। इसने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला तथा इसने गुप्तचर प्रणाली की भी शुरुआत की और सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की नवीन प्रथा भी इसी ने चलाई। सबसे ज्यादा स्थायी सेना का बंदोबस्त इसी ने कर रखा था। तो अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही कई चीजों का निर्माण भी कराया, जैसे कि अलाई दरवाजा, सीरी का किला, जमेद खान मस्जिद तथा हजार खंबा महल। ये सारे अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक मुबारक खिलजी बनता है और मुबारक खिलजी को खलीफा की उपाधि भी प्राप्त थी। ये खलीफा की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को भी दी जा रही थी। इन्हें उपाधि से नवाजा जा रहा था, पर अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की उपाधि को लेने से इनकार कर दिया था। चलिए आगे समझते हैं कि मुबारक खिलजी के बाद अगला शासक कौन बना। मुबारक खिलजी के बाद अगला शासक खुसरो खां बना। यह हमारा खिलजी वंश खत्म होता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट वंश की बात करते हैं, जो कि है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक इसका शासन था। तुगलक वंश की संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगलों के आक्रमण को विफल कर दिया था। इसी के सेनापति का नाम जौना खां था। यही जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। इसकी मृत्यु बंगाल आते समय जौना खां के बनाए लकड़ी के महल में दबकर हो गई। इसके बाद अगला शासक जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। तो चलिए हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया था। दीवाने अमीरे को ही इसी ने चालू किया था। इसे चमड़े के सिक्के चलाने की वजह से पागल राजा की उपाधि भी दी गई थी। दीवाने अमीरे को ही यह कृषि से रिलेटेड है और इब्न बतूता ने एक रहला नाम की पुस्तक लिखी। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन है। चलिए हम आगे समझ लेते हैं। इसके बाद अगला शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में सभी टैक्स पर रोक लगा दी, सिर्फ सिंचाई कर को छोड़कर। फिरोज शाह तुगलक इतिहासकारों के अनुसार माने तो उदार व्यक्ति था, परंतु इसने जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर नष्ट कर दिया था। इसने दीवाने बदगान और दीवाने खैरात को शुरू किया था। फिर अगला शासक महमूद तुगलक बनता है। यहाँ पर हमारा तुगलक वंश भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं सैयद वंश पर। चलिए सैयद वंश में आपको सिर्फ इनके संस्थापक और अंतिम संस्थापक का ही नाम याद रखना है। इससे ज्यादा इस वंश के बारे में हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था और इसका अंतिम शासक जो था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। तो चलिए अब हम लोधी वंश को समझते हैं, जो कि इस लेक्चर का आखिरी वंश है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक था। लोधी वंश की स्थापना इसके संस्थापक बहलोल लोधी माने जाते हैं। बहलोल लोधी ने ही चांदी के सिक्के बनवाए थे, जिन्हें बहलोली कहा जाता था, और ये बहलोल सिक्के भी कहलाते थे। बहलोल लोधी के बाद अगला शासक सिकंदर लोधी बनता है। इस सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। और सिकंदर लोधी के बाद अगला शासक इब्राहिम लोधी बनता है। इसी इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर हरा करके मुगल वंश की स्थापना करता है। ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी? 1504 में की थी। 1526 का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। बाबर की विजय के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दिल्ली सल्तनत का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। हमने कई सारी चीजों को जाना, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को। अब हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी तैयारी कैसी है, हमें चीजें आती हैं नहीं आती, हम कितना गेन कर पाए। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? प्रभुता संपन्न जिसकी पीढ़ियां चली हों। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया?
तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। दूसरी लड़ाई भी इन्हीं के बीच हुई थी। किसने पराजित किया था तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को? मोहम्मद गौरी ने। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ और क्या थे? ऑप्शन ए सूफी संत, ऑप्शन बी फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान, ऑप्शन सी इतिहासकार या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अमीर खुसरो सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी लेखक और विद्वान भी थे, इतिहासकार भी थे। इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या ऑप्शन ए अल्तुतमिश या इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन की या ऑप्शन डी बलबन की। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? जैसा कि फ्रेंड मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा जो उपाधि थी उसको लेने से इनकार कर दिया था, जो मुबारक खिलजी को दी गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए अफगान, बी मंगोल, सी अरब या डी तुर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा अरब। अरब से ही सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? कन्नौज, दिल्ली व अजमेर, दिल्ली व पंजाब, अजमेर व उदयपुर। आपका इसका आंसर है दिल्ली व अजमेर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या सलीम चिश्ती। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ये सूफी संत थे, इनके नाम पर रखा था। और किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या रखा था? इसका नाम कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इसके जो कार्य बचा हुआ था उसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी उनके ड्रेस को लेकर के, तथा जो एक दाग प्रणाली अपनाई थी घोड़ों के से रिलेटेड, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता शब्द का अभिप्राय क्या है? इक्ता क्या है? ऑप्शन ए सर्वोच्चता का नियम, बी सैनिक अधिकारियों को सुल्तान द्वारा भूमि अनुदान, या सी युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 हिस्सा, डी वेतन के बदले में किसी प्रदेश के राजस्व की उगाही का अधिकार देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इक्ता शब्द का अर्थ होता है वेतन के बदले में किसी प्रदेश के राजस्व की उगाही का अधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा युद्ध जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? ऐसा कौन सा युद्ध था, आप खुद सोचो, जिसमें मुस्लिम हमारे देश में शासन करने लगे? मुस्लिम मतलब कि जो अरब से आए थे, जो तुर्क से आए थे, मुस्लिम ही थे। तराइन के प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन जो द्वितीय युद्ध था उसमें जीत गया था और दिल्ली व अजमेर पर इसने राज किया, शासन किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तराइन के द्वितीय युद्ध से मुगल शक्ति की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में किसने पराजित किया? तराइन के प्रथम युद्ध में किसने पराजित किया? ऑप्शन ए मूलराज द्वितीय, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी पृथ्वीराज सेकंड। मूलराज द्वितीय ने तो सबसे पहली बार जब उसने आक्रमण किया फिर हराया था, जो कि गुजरात का शासक था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा सन 1504 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी जोधाबाई, ऑप्शन सी सलीमा बाई या डी रजिया सुल्तान। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका, प्रथम व एकमात्र मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी, और इनके बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने केरा प्रणाली को अपनाया था। फिफ्टीन क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इसने ही रैला नाम की पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, फिरोज तुगलक और पृथ्वीराज चौहान, सी गयासुद्दीन तुगलक और पृथ्वीराज चौहान या डी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। हमारा यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर सेट भी कंप्लीट किया। ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी थे।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे मुगल काल को और उसके बाद समझेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए और हमारी इस वीडियो को आपके जो भी कॉलेज ग्रुप हो, कहीं भी आपका कोई कॉलेज ग्रुप है जहाँ पे वे स्टडी करते हैं, सो वहाँ शेयर कीजिए ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नोटिफिकेशन इसकी मिल सके और इसकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भी मिल पाए। थैंक यू सो मच।